ऑडियो 14। वे ब्रह्मांड से बहुत कुछ ग्रहण करते और देते हैं। इन्हीं क्रिया केंद्रों की रिसीवरों एवं ट्रांसफार्मरों के रूप में व्याख्या की जाती है। मनुष्य की स्वास्थ्य, चरित्र, संस्कार, शिक्षा आदि विशेषताएं मिलकर समग्र व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं और उसी के आधार पर उसकी प्रतिभा निखरती है। प्रतिभा न केवल सामने आने वाले कामों की सफलता के लिए वरन दूसरों पर प्रभाव डालने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है। व्यक्तिगत जीवन में यह प्रतिभा धैर्य, साहस, संतुलन, विवेक, दूरदर्शिता एवं शालीनता के रूप में दृष्टिगोचर होती है। सामाजिक जीवन में वह संबंधित लोगों को प्रभावित करती है, उन पर छाप डालती है एवं सहयोग, सद्भाव, सम्मान प्रदान करने के लिए आकर्षित करती है। प्रतिभा प्रयत्नपूर्वक बढ़ाई जा सकती है। इन प्रयत्नों में लौकिक विधियां भी शामिल हैं और आध्यात्मिक साधनाएं भी। साधनारत मनुष्य अपनी संकल्प शक्ति और उपासनात्मक तपश्चर्याओं द्वारा अतीन्द्रिय शक्ति का उद्भव करते हैं। अंतराल में प्रसुप्त पड़ी क्षमताओं को जगाया जाना और इस विशाल ब्रह्मांड में बिखरे हुए शक्तिशाली चेतन तत्वों को खींचकर अपने में धारण करना, यह दोनों ही प्रयत्न अध्यात्म साधनाओं द्वारा किए जाते हैं, जिनमें यह उभय पक्षीय विशेषताएं बढ़ती हैं। उन्हें कई दृष्टियों से चमत्कारी विशेषताओं से सुसंपन्न पाया जाता है। जिस प्रकार हृदय स्पंदन की गतिविधियों की जानकारी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यंत्र से होती है, उसी प्रकार मस्तिष्क विद्युत के आधार पर चलने वाली विचार तरंगों का अंकन इलेक्ट्रोइंकेफलोग्राफ यंत्र से होता है। मनः क्षेत्र में चिंतन स्तर के अनुरूप कितनी ही प्रकार की अल्फा, बीटा, डेल्टा आदि किरणें निकलती हैं, जो उनके आयाम और दैर्घ्य चिंतन और स्थिति का विवरण प्रस्तुत करती हैं। किन्हीं व्यक्तियों की शारीरिक बनावट सामान्य होती है। देखने में उनका व्यक्तित्व सीधा सरल सा लगता है, पर उनमें विशिष्ट विद्युत शक्ति इतनी भरी होती है कि जो भी काम हाथ में लेते हैं उसे संभालते चले जाते हैं। जिसके भी संपर्क में आते हैं उन्हें प्रभावित किए बिना नहीं रहते। किस व्यक्ति में कितनी अति मानवीय विद्युत शक्ति है, उसका परिचय उसके चेहरे के इर्द गिर्द और शरीर के चारों ओर बिखरे हुए तेजो वलय को देखकर जाना जा सकता है। यह तेजो वलय खुली आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, पर उसे सूक्ष्मदर्शी दृष्टि से अनुभव किया जा सकता है। अब ऐसे यंत्र भी बन गए हैं जो मानव शरीर में पाई जाने वाली विद्युत शक्ति और उसके एक सीमा तक निकलने वाले विकिरण का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। देवी देवताओं के चेहरे पर एक प्रभा मंडल चित्रित किया जाता है। यह विशिष्ट मानवीय विद्युत शक्ति है। उसका संबंध भौतिक प्रतिभा और आध्यात्मिक शक्ति धाराओं के साथ जुड़ा रहता है। डॉक्टर चार्ल्स फारे ने अपने ग्रंथ एनल्स डिस साइंसेस साइकिस नामक ग्रंथ में अपने कुछ रोगियों के शिरों भाग पर छाए प्रभा मंडल का विवरण दिया है और बताया है कि रोगों के कारण इस तेजो वलय में क्यों और क्या अंतर उत्पन्न होते रहते हैं। इटली में पिरानो अस्पताल में अन्ना मोनारो नामक महिला के शरीर में डॉक्टरों ने खुली आंखों से झिलमिलाता नील वर्ण प्रभा मंडल देखा था। जब वह दीप्ति अधिक तीव्र होती थी, तब वह महिला पसीने से लथपथ हो जाती थी, सांसें तेजी से चलती और दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। उस महिला की इस विद्युत स्थिति को देखने के लिए विश्व भर के जीव विज्ञानी, भौतिक शास्त्री और पत्रकार पहुंचे थे। फिजिकल फेनामेना ऑफ मिस्टिज्म ग्रंथ के लेखक हर्बर्ट थर्स्टन ने अपनी खोजों में ऐसे ईसाई संतों का विवरण छापा है, जिनके चेहरे का लंबे उपवास के उपरांत दीप्तिमान तेजो वलय देखे गए। उन्होंने अन्ना मोनारो का विवरण विशेष रूप से लिखा, जिनके शरीर में उपवास के उपरांत सल्फाइडों की
असाधारण वृद्धि हो गई थी। अल्ट्रावायलेट तरंगें अधिक बहने लगी थी, जिनका आभास दीप्तिमान चक्र के रूप में होता था। विद्वान थर्स्टन ने भी अपने विवरणों में ऐसे ही कई दीप्तिमान संतों की चर्चा की है और उनकी विद्युतीय स्थिति में असामान्यता होने का उल्लेख किया है। अमेरिकी वैज्ञानिक मनुष्य शरीर के चारों ओर बिखरे रहने वाले, विशेषतया चेहरे के इर्द गिर्द अधिक प्रखर पाए जाने वाले तेजोवलय के संबंध में अपनी शोधें बहुत पहले प्रकाशित कर चुके हैं। अब रूसी वैज्ञानिकों ने भी उस प्रभामंडल के छायाचित्र उतारने में सफलता प्राप्त कर ली है। सोवियत यूनियन पत्र के 145वें अंक में इन खोजों का विस्तृत वर्णन छपा है। यह प्रभामंडल सदा एक रस नहीं रहता, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिनमें विदित होता है कि व्यक्ति के भीतर क्या क्या विद्युतीय हलचलें हो रही हैं। यदि इस प्रभामंडल के बारे में अधिक जाना जा सके तो न केवल शारीरिक स्थिति के बारे में वरन मस्तिष्कीय हलचलों के बारे में भी किसी व्यक्ति का पूरा गहरा और विस्तृत परिचय प्राप्त हो सकता है। शरीर संचार की समस्त गतिविधियां तथा मस्तिष्कीय उड़ान रक्त मांस जैसे साधनों से नहीं, उस विद्युत प्रवाह के द्वारा संभव होती है जो जीवन तत्व बनकर रोम रोम में समव्याप्त है। इसी को मानवीय विद्युत कहते हैं। ओजस्वी, मनस्वी और तेजस्वी इसी विशेषता से सुसंपन्न लोगों को कहते हैं। प्रतिभाशाली, प्रगतिशील लोगों और शूरवीर साहसी लोगों में इसी क्षमता की बहुलता पाई जाती है। यह जैव विद्युत उस भौतिक बिजली से भिन्न है जो विद्युत यंत्रों में प्रयुक्त होती है। बैटरी, मैग्नेट, जनरेटर आदि का स्पर्श करने पर बिजली का झटका लगता है। उसके संपर्क में बल्ब, पंखे, रेडियो, हीटर आदि काम करने लगते हैं। जीव विद्युत का स्तर भिन्न है, इसलिए यह वह कार्य तो नहीं करती, पर अन्य प्रकार के प्राणी की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता पूरी करने वाले कार्य संपन्न करती देखी जा सकती है। कोशिकाओं की आंतरिक संरचना में एक महत्वपूर्ण आधार है माइटोकॉन्ड्रिया। उसे दूसरे शब्दों में कोशिका का पावर हाउस, विद्युत भंडार कह सकते हैं। भोजन, रक्त, मांस, अस्थि आदि से आगे बढ़ते बढ़ते अंततः इसी संस्थान में जाकर ऊर्जा का रूप होता है। यह ऊर्जा ही कोशिका को सक्रिय रखती है और उनकी सामूहिक सक्रियता जीव संचालन के रूप में दृष्टिगोचर होती है। उस ऊर्जा को लघुतम प्राणांश कह सकते हैं। काय कलेवर में इसका एकत्रीकरण महाप्राण कहलाता है और उसी को ब्रह्मांड व्यापी चेतना विश्व प्राण या विराट प्राण के नाम से जाना जाता है। प्राणांश की लघुतम ऊर्जा इकाई कोशिका के अंतर्गत ठीक उसी रूप में विद्यमान है जिसमें कि विराट प्राण गतिशील है। बिंदु सिंधु जैसा अंतर इन दोनों के बीच रहते हुए भी वस्तुतः ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं। कोशिका के अंतर्गत प्राणांश के घटक परस्पर संयुक्त ना हो तो महाप्राण का अस्तित्व ना बने। इसी प्रकार यदि विराट प्राण की सत्ता ना हो तो भोजन, पाचन आदि का आधार ना बने और वह लघु प्राण जैसी विद्युत धारा का संचार भी संभव ना हो। योग साधना का उद्देश्य इससे चेतना, विद्युत शक्ति का अभिवर्धन करना भी है। इसे मनोबल, प्राणबल और आत्मबल भी कहते हैं। संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति के रूप में इसी के चमत्कार देखे गए हैं। आध्यात्म शास्त्र में प्राण विद्या का एक स्वतंत्र प्रकरण एवं विधान है। इसके आधार पर साधनारत होकर मनुष्य इस प्राण विद्युत की इतनी अधिक मात्रा अपने में संग्रह कर सकता है कि उस आधार पर अपना ही नहीं अन्य अनेकों का भी उद्धार कर सके। योग साधना इस मानवीय विद्युत भंडार को असाधारण रूप से उत्तेजित करती और उभारती है। यदि सही ढंग से साधना की जाए तो मनुष्य प्राणवान और ओजस्वी बनता है। उपार्जित प्राण विद्युत की ऊर्जा के सहारे स्वयं कितनी ही अद्भुत सफलताएं प्राप्त करता है
और दूसरों को सहारा देकर ऊंचा उठाता है। प्राण विद्युत के संबंध में शरीर विज्ञानी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि पेशियों में काम करने वाली स्थिति तक ऊर्जा पोटेंशियल का तथा उसके साथ जुड़े रहने वाले आवेश इंटेंसिटी का जीवन संचार में बहुत बड़ा हाथ है। इन विद्युत धाराओं का वर्गीकरण तथा नामकरण सिफेली, टाइजमिल, न्यूनेलाजिया की व्याख्या व चर्चा के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ताप विद्युत संयोजन थर्मोलैरिक कपलिंग के शोधकर्ता अब इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मानव शरीर का सारा क्रियाकलाप उसी विद्युतीय संचार के माध्यम से गतिशील रहता है। मनुष्य शरीर में बिजली काम करती है, यह तथ्य सर्वविदित है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी तथा इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफी द्वारा इस तथ्य को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। हमारी रक्त नालिकाओं में लौह युक्त हीमोग्लोबिन भरा पड़ा है। लौह चूर्ण और चुंबक जिस प्रकार परस्पर चिपके रहते हैं, उसी प्रकार हमारी जीवन सत्ता भी जीव कोशों का परस्पर संबंध किए रहती है। उनकी सम्मिश्रित चेतना से समस्त क्रियाकलाप चलते हैं, जिन्हें हम जीवन संचार व्यवस्था कहते हैं। शरीर में जो चमक, स्फूर्ति, ताजगी, उमंग, साहस, उत्साह, निष्ठा, तत्परता जैसी विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं, वे प्राण ऊर्जा की ही प्रतिक्रियाएं हैं। मनस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी आदि शब्द इसी क्षमता का बाहुल्य व्यक्त करते हैं। ऐतिहासिक महामानवों ने यही विशेषता प्रधान रूप से रही है। ऊर्जा के सहारे ही यंत्रों का संचालन होता है। मनुष्य शरीर भी एक यंत्र है। उसके संचालन में जिस विद्युत की आवश्यकता पड़ती है उसे प्राण कहते हैं। प्राण एक अग्नि है जिसे ज्वलंत रखने के लिए बाहर की आवश्यकता पड़ती है। आधुनिक वैज्ञानिक ने इसे जीव विद्युत नाम दिया है। निद्रा मात्र थकान हटाने की विश्राम प्रक्रिया मात्र नहीं। वैज्ञानिक अनुसंधानों के अनुसार निद्रा में मस्तिष्क का सचेतन भाग अचेतन की स्थिति में इसलिए जाता है कि उस स्थिति में अंतरिक्ष में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं में से अपने उपयोग का अंश संग्रह संपादित कर सकने अवसर मिल जाए। एरियल रेडियो तरंगों को पकड़ता है। निद्रावस्था में हमारा जीव अचेतन मस्तिष्क उसी स्थिति का बन जाता है और आकाश में इतनी विद्युतीय खुराक प्राप्त कर लेता है जिससे शारीरिक और मानसिक क्रियाकलापों का संचालन ठीक प्रकार संभव हो सके। निद्रा की पूर्ति ना होने पर शारीरिक और मानसिक स्थिति में जो गड़बड़ी उत्पन्न होती है उसे अभीष्ट मात्रा में विद्युतीय खुराक न मिलने को चेतनात्मक बुभुक्षा कहते हैं। इसके बने रहने पर मनुष्य विक्षिप्त या अर्ध विक्षिप्त बन सकता है। पागलपन छा जाने से पूर्व प्राय कुछ दिन पहले से अनिद्रा रोग उत्पन्न होता है। अनिद्रा में इस विद्युतीय आहार की ही कमी पड़ती है। ठीक इससे विपरीत इस शक्ति का विकास होने अर्थात सूक्ष्म शरीर के बलवान होने पर वह सारी क्षमताएं उपार्जित हो सकती हैं। वह रितंबरा प्रज्ञा जागृत की जा सकती है जिसमें बिना किसी भौतिक माध्यम के भी व्यक्ति दूरवर्ती वस्तुओं संबंधियों का ज्ञान, भविष्यवाणी, ऋतुओं का पूर्वानुमान सच कर सके। यह सारे क्रियाकलाप चेतना के प्रति गहन स्तर पर स्पंदित होते हैं। इस बात को तो कोई भी व्यक्ति प्राणायाम के थोड़े समय के अभ्यास से ही ज्ञात कर सकता है कि जैसे जैसे प्राणायाम अभ्यास बढ़ता है बुद्धि तीक्ष्ण होती है और गहरी निद्रा आती है। गहन निद्रा का एक गुण शारीरिक हल्कापन और प्रसन्नता भी है। दूसरे इसी स्तर पर भविष्यदर्शी स्वप्न भी दिखाई देते हैं। नोवोत्सी न्यूज़ एजेंसी ने सोते समय अंग्रेजी पढ़ाने का प्रशिक्षण शीर्षक से समाचार छापा है। समाचार पीछे पहले शीर्षक पढ़कर ही पाठक चौंक पड़ेंगे। जागृत अवस्था में कई बार पुस्तकें पढ़ते हैं और अध्यापक पाठ याद कराते हैं तो भी विद्यार्थियों को एक ही रोना बना रहता है कि पाठ याद नहीं होता।
फिर सोते हुए व्यक्ति को पढ़ाना तो असंभव बात है। इसी बात को हम यह कह सकते हैं कि आत्मा इतनी संवेदनशील है कि अपने सूक्ष्म प्रकाश शरीर से वह सोते जागते किसी भी अवस्था में पढ़ती और ज्ञान संपादन करती रह सकती है। कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति अपने विचार, ज्ञान, प्रज्ञाएं और संदेश कैसी भी अवस्था में किसी और को भी दे सकता है।